कंसीव करने के लिए बेस्ट सेक्स पोजीशन भी कोई होती है? ऐसा कुछ नहीं होता है कि टांगे हवा में रखनी होती हैं जैसे हम मूवीज़ में गुड न्यूज़ ये वो दिखाते हैं। ऐसा कोई बेसिक कोई वो नहीं है कि मेरे पास ऐसे ऐसे कपल्स आए हैं जिनकी लव मैरिज हुई है बट वो कभी इंटरकॉर्स नहीं करते। मेनोपॉज की एज सेंसस से क्या है 50। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 साल तक बच्चे आराम से हेल्दी बच्चे हो सकते हैं। अगर गर्म पानी प्लास्टिक कप्स में दे रहे हैं या गर्म चाय प्लास्टिक कप्स में दे रहे हैं, दे आर ऑल इम्पैक्टिंग द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात होती है, तो अगर इसको कोई पहली बार समझ रहा है तो एग्जैक्टली ये क्या होता है? एग प्रिजर्वेशन एक तरह का इंश्योरेंस जैसा होता है जो 100% नहीं है। स्पर्म को आपको फ्रीज करना है तो इसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हम लोग कर सकते हैं फ्रीज। एक सिंपल मैस्टरबेशन के थ्रू सैंपल जाके देना होता है। मास्टरबेशन से फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? और ये मैं सवाल मेल और फीमेल बॉडी दोनों के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक फ्रीज की राइट एज क्या होती है? आइडियल एज इज लेट 20s या फिर अर्ली 30s। मेरे सामने ही एक 3 साल की बच्ची थी जिसके लिए पेरेंट्स एग प्रिजर्वेशन के लिए आए थे। कुछ ऐसे कपल्स आते हैं जो प्रॉपर्ली इंटरकॉर्स नहीं करते हैं, रेगुलर इंटरकॉर्स बिल्कुल ही गायब है, पर उनको बच्चा चाहिए। अगर किसी ने एग फ्रीज कराए, अब वो प्रेग्नेंट होना चाहता है, कैसे होगा? तो एक सवाल ये आता है कि पपीता खाने से क्या प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं? इट्स अ कंप्लीट मिथ। वेजाइनल टाइटनिंग भी लोग करवाते हैं, तो उससे आपकी फर्टिलिटी पर असर पड़ रहा है? नहीं, नॉट एट ऑल। जिस तरह से विकी डोनर हमने देखी थी मूवी, जिस तरीके से उनके स्पर्म जो है हर जगह तहलका मचा रहे थे, वैसा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है जो विकी डोनर में दिखाया गया। हमने स्कूल में एक चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पढ़ा था आपने? सही में पढ़ा था? आपको लग रहा है ऐसा? आपको कुछ याद है उसमें से? मुझे तो कुछ नहीं याद है, क्योंकि मेरी जो टीचर थी उन्होंने सिर्फ, मुझे लगता है कि 40 मिनट के वो पीरियड में सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट में इतनी तेज़ी से पढ़ाया है कि सब ऊपर से निकल गया। लेकिन जो मार्क्स थे आए थे, थोड़ा पासिंग मार्क्स तो आए गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, मिथ हैं, जो कि मेल बॉडी फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूपाली गोयल, सीनियर कंसल्टेंट, अपोलो हॉस्पिटल्स, न्यू दिल्ली से। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आपसे तो यही मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जो हमने स्कूल में पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको लगता है कि वो याद है आपको सही तरीके से पढ़ाया गया था? ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे तो बिल्कुल याद है। हाँ। हालांकि इस बात को अब 35 साल हो गए हैं बट मे बी क्योंकि मैं एक वुमन हूँ और मैं अपने बारे में ज़्यादा जानना चाहती थी कि क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या क्या होता है। तो हाँ, ये बेसिक चैप्टर बिल्कुल याद है, मगर हाँ, वो बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट भी है। हाँ। उसमें बहुत बहुत सारी डेफिशिएंसीज और कमियां भी हैं। बिल्कुल, जो वही बात आ जाती है कि जो हमारी सेक्स एजुकेशन पे मतलब ठीक से हम लोग डिटेल में जाके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो शायद वही रीज़न है कि जब एज के साथ आप बड़े होते हैं तो उसको बाद आप गूगल करना शुरू करते हैं, रिसर्च करना शुरू करते हैं, और गूगल पे भी आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। सही इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास आना पड़ता है। तो उस पे आप क्या कहेंगे कि सेक्स एजुकेशन जिस तरीके की इस वक्त है हमारे देश में, तो क्या उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? बहुत ही सही सवाल किया है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कमी है, लैक्यूने है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन अभी भी नहीं दी जा रही है। यह हमारी यंगर जनरेशन को, स्कूल गोइंग किड्स को, यहाँ तक कि कॉलेज गोइंग किड्स को प्रॉपरली मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एक यंग लड़का या लड़की जो भी है, उसको ज़्यादा जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? गूगल से। और गूगल और ये सब चीज़ें बहुत ही गलत तरीके से चीज़ें पोर्ट्रे करती हैं। हाँ, मतलब उसमें ये आप इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। हाँ, ऑलमोस्ट 80% जो उसमें इन्फॉर्मेशन होती है वो उस लेवल की नहीं होती है, सही नहीं होती है, और इंटरप्रिटेशन भी गलत होती है कई लोगों की। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को, हमारे देश में हमारे को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जहाँ पे सेक्सुअल प्रैक्टिसेस आर बिगिनिंग टू चेंज।
मतलब एक जनरेशन बदल रही है हम्म, आई वुड से। जिस तरह से हमारे पास अब यंगर पेशेंट्स आते हैं हम्म, जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जिनको ये जानकारी नहीं होती है कि किस तरीके से सही तरीका होता है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कहूँगी, सबका अपना अपना पर्सनल नज़रिया है सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, बट एक सही तरीका होता है। जिस तरह से आसानी से कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल है हमारे देश में, राइट। उस तरह से कोई मतलब ही नहीं बनता है कि यंग गर्ल्स अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में फंस जाएं। बिल्कुल, इस पर मैं इस पॉडकास्ट के एंड में सवाल लेकर आऊँगा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है मदरहुड डिले का। उसके बाद उसमें आता है आप किस तरीके से अपने एग को फ्रीज़ करते हैं। ये पूरे जो डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो एक सवाल आपसे ये बनता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो मदरहुड डिले कर रहे हैं, उसका रीज़न आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है आज के दौर में? आजकल की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा नंबर 1 करियर ओरिएंटेड हैं, और क्यों ना हो। हुँ, जेंडर इक्वालिटी का ज़माना है, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो इनको ये प्रायोरिटी लगती है कि हम करियर में भी उस लेवल तक डेडिकेशन दें, उस लेवल तक मेहनत करें, उस लेवल तक टाइम लगाएं। और उस चक्कर में क्या होता है कि ये जो फर्टिलिटी का पार्ट है वो पीछे रह जाता है। हुँ, मतलब मैं ज़्यादा दूर नहीं कहूँगी, मेरे अपने खुद के बचपन के दोस्त मेरे पास आते हैं, अब 42 इयर्स के हो गए, अब 43 इयर्स के हो गए, अब सोच रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में, हुँ, आईवीएफ करा रहे हैं, फेल हो रहा है, क्या करें क्या करें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 42 पे करा रहे हैं, मेन प्रॉब्लम इस चीज़ की ये है कि उनको ये नॉलेज ही नहीं थी कि उनकी फर्टिलिटी इतनी जल्दी डिक्लाइन कर जाएगी। हुँ, मेनोपॉज की एज सेंसस से क्या है 50, हुँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 साल तक बच्चे आराम से हेल्दी बच्चे हो सकते हैं। हुँ, फर्टिलिटी पोटेंशियल यानी कि एक महिला का माँ बनने का जो पोटेंशियल है वो 35 इयर्स के बियॉन्ड डिक्लाइन कर जाता है। ओके, और ये जो मैं बोल रही हूँ ये वर्ल्ड ओवर है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। हुँ, अगर हम इंडियन पॉपुलेशन को कंपेयर करें वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ, हालांकि बहुत ही कम स्टडीज़ ऐसी हुई हैं, हुँ, उसमें जो एक बड़ी सी स्टडी हुई है नॉर्दर्न इंडिया में, उसमें था कि इंडियन पॉपुलेशन में इंडियन महिला वेस्टर्न पॉपुलेशन, उन्होंने स्पेनिश वुमेन को कंपेयर किया ओके। था, उसके मुकाबले दे आर एट अ डिसएडवांटेज बाय ऑलमोस्ट 5 to 6 years, विच इज़ ह्यूज। ये इंडिया वर्सेस स्पेनिश पॉपुलेशन की population विमेन है। की कंपैरिजन किया गया था ओके, फर्टिलिटी पोटेंशियल के ओके। बेसिस पे। इसका रीज़न So- कोई उसमें मेंशन था, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा हो तो? So there are many reasons. Fertility overall in the world is declining. हुँ, अगर हम कहें कि विमेन में डिक्लाइन कर रही है तो वो सही नहीं है, मेन में भी डिक्लाइन कर रही है। राइट, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हुँ, जो ये हमारे आसपास पोल्यूशन है, हुँ, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर मिसक्रिएंट, यानी कि जो हम कुछ हद तक अवॉइड नहीं भी कर सकते हैं और कुछ हद तक अवॉइड कर भी सकते हैं, हुँ, क्योंकि जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ पे फुल्ली तो अवॉइड नहीं कर सकते। हुँ, दूसरी चीज़ जो देखा गया है, हमारे रहन सहन, खाने का नेचर, जिस तरह से लोग प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खाते हैं, जिस तरह से लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि हम अगर गर्म पानी प्लास्टिक कप्स में दे रहे हैं या Okay. गर्म चाय प्लास्टिक कप्स में दे रहे हैं, जो रैम्पेंटली हमारे देश में यूज़ हो रहा है। अब BPA वाली प्लास्टिक बॉटल्स बार बार रीयूज़ होती हैं। हुँ, हमारे इंडियन मेंटालिटी ये होती है कि हुँ, हम अगर पानी की बॉटल ख़त्म हो गई है, पानी नया लिया ख़त्म हो गई है, तो उसको दोबारा रीयूज़ कर दो। हाँ, वो बहुत गलत है। ओके, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, जिस ओह, तरह से बच्चे आजकल के यंगर जनरेशन भी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स यूज़ करना शुरू कर देती है, उस तरह से मतलब दे आर ऑल इम्पैक्टिंग द फर्टिलिटी, द यंग ग्रोइंग सेल्स ऑफ द एग्स एंड द स्पर्म्स इनसाइड द अच्छा, बॉडी। ये जो आपने बताया, जितने भी चीज़ें बताएँ कि ये आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर कर रहे हैं, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए हैं? बिल्कुल दोनों में है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल में डिक्लाइन हो रहा है या फिर फीमेल में डिक्लाइन हो रहा है। हुँ, एक बहुत ज़रूरी मैसेज जो मैं हुँ, आपके प्रोग्राम के थ्रू हुँ, देना चाहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है जिम का चलन, हुँ, जहाँ पे बहुत सारे मेन इंजेक्शंस लेते हैं, स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस टू ग्रो देयर मसल्स, टू लुक लाइक अ बॉडी बिल्डर, ये वो। हुँ, काफ़ी सारे ऐसे मेन में फर्टिलिटी
बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन मतलब ज़ीरो तक भी पहुंच जाती है। सो ऐसी चीज़ों का सेवन करने से पहले बहुत बहुत कॉशियस रहना चाहिए, बहुत ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो इनका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट समझ नहीं आता है उनको, ठीक है ना। सो ये यंगर जनरेशन स्पेशली जो आजकल बिल्कुल मॉडल की तरह दिखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी मैसेज है। ओके, तो अच्छा इससे आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कपल्स आते होंगे जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तो मेल जो है हमेशा सोचता है कि वो तो मर्द है, बहुत उम्र तक जो है वो पिता बन सकता है, उसके पास पावर है, ये है वो है, लेकिन स्पर्म काउंट भी देखा गया है कि अब धीमे धीमे जैसे जैसे ग्रेजुअली आपकी एज बढ़ती जा रही है वो कम होता जाता है। तो ऐसे कोई केसेस आपको याद आ रहे हों जिसमें ऐसा कोई मेल हो अपने पार्टनर को कह रहा हो कि तुम्हारी वजह से नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई केस? अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक ऐसी महिला आई थी, वो बिहार से थी और वो मुझे कह रही थी कि मेरे घर वाले मुझ पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि उसकी दूसरी शादी कर देंगे। और जब मैंने स्पर्म्स काउंट वगैरह देखे तो उसमें मेल में प्रॉब्लम थी। ओके। मतलब तो मैंने काफ़ी उन दोनों को बिठा के समझाया, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि वो फीमेल की वजह से है, इसके बाद अगर वो कहीं और भी शादी कर लेगा तो भी यही होगा। सो अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है। इंडीड हम डोनर साइकिल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल डोनर में क्या होता है कि हम एग डोनर लेते हैं या स्पर्म डोनर लेते हैं, तो एक फैमिली का एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स अ मेल डोनर, यानी कि उनके बेटे में या फिर मेल पार्टनर में प्रॉब्लम होने में किसी तीसरे हाँ, किसी स्पर्म बैंक से लिया जाता है, लीगली लिया जाता है हालांकि। सो जो फैमिली का एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स अ मेल डोनर इज मच लेसर एज कंपेयर टू अ फीमेल डोनर if needed in both the scenarios. Okay. So that is a part of our society. And yes, there is a big myth that I have had पेशेंट्स कमिंग टू मी कि हमारा IVF कर दीजिए क्योंकि आपने उनका IVF किया था, उनके बेटे हो गए। ये ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल है। ओके। जब तक जेनेटिक टेस्टिंग नहीं होती, जो लीगल ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है हमारे कंट्री में, कोई मेल टेस्टिंग या कोई ये कहें कि हाँ जी IVF से मेल बेबी ज़्यादा होता है, बिल्कुल नहीं। सबकी अपनी किस्मत है। हाँ, सबकी अपनी किस्मत है। अगर आप पेशेंट की अपनी किस्मत और अपने स्पर्म्स वगैरह बढ़िया हुए तो 2-2 मेल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये ऐसा कोई नहीं है, ओवरऑल स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है कि मेल्स ज़्यादा होते हैं या फीमेल्स ज़्यादा। कोई श्योरिटी नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसी पर आते हैं। अब फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात होती है, तो अगर इसको कोई पहली बार समझ रहा है तो एग्जैक्टली ये क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन अगर हम फीमेल्स में बात करें, बिकॉज उनमें फर्टिलिटी जल्दी डिक्लाइन करती है मेल्स के कंपैरिजन में। फीमेल्स में यानी महिलाओं में फर्टिलिटी मेजरली डिक्लाइंस आफ्टर 35 ईयर्स, ठीक है ना, अक्रॉस द ग्लोब। ओके। एंड आइडियल एज ऑफ एग प्रिजर्वेशन इन केस इट इज़ फॉर सोशल रीजंस, यानी कि आप सोशली इस चीज़ के लिए करवाना चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैं अगले 5 साल 10 साल अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करूं। 35 ईयर्स 40 ईयर्स पे अगर एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और तो और बच्चे में डाउन सिंड्रोम यानी मंद बुद्धि जैसे बीमारियों का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एग्स की अगर प्रेगनेंसी चाहिए, अगर फ्यूचर में जाके भी प्रेगनेंसी का प्लान करना है तो एक राइट एज है इसका, और बायोलॉजिकल क्लॉक तो टिक कर रहा होता है। तो इस बात का कहीं ना कहीं उनको दिमाग में रहना चाहिए। इंडीड आजकल कुछ वेरी फ्यू वेस्टर्न कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग दिस एज अ पर्क टू देयर फीमेल एम्प्लॉयज कि आप काम पे ध्यान दो, हम आपका एग प्रिजर्वेशन स्पॉन्सर करेंगे। अब बात आई कैसे किया जाता है। सो बेसिकली इस प्रक्रिया में करीबन 2 हफ्ते लगते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पीरियड्स, फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से। सो एक बार 2 हफ्ते का टाइम हो जाता है, उसके बाद 1 या 2 दिन का मैक्सिमम रेस्ट होता है और उसके बाद महिला अपने काम पे जा सकती है। ओवरऑल इस प्रक्रिया में 10 से 12 दिनों के इंजेक्शंस लगते हैं और 1 दिन के लिए करीबन 4 से 6 घंटे का एडमिशन होता है, जिसमें कोई कट नहीं लगता है। एक
अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही हम नीडल डाल के एग्स निकाल लेते हैं, और जितने भी एग्स होते हैं उसी के हिसाब से पेशेंट को प्रोग्नोस्टिकेट किया जाता है। मतलब इसका मतलब कि अगर मान लो हम, जैसे मैंने भी कई बार 38-39 ईयर्स की महिलाओं का भी एग प्रिजर्वेशन किया है क्योंकि वो चाहते थे। ठीक है। बट ऐसे पेशेंट्स में अगर हमारे पास अच्छे मात्रा में एग्स नहीं आते हैं, क्वालिटी ऑफ एग्स भी मैटर करता होगा क्वालिटी उसमें। ऑफ एग्स मैटर करता है। यंगर एज पे अगर हमारे पास 10 से 12 अंडे हैं तो भी ठीक है, पर अगर ओल्डर एज आफ्टर 35 ईयर्स अगर हमारे पास 15 अंडे से कम है तो सक्सेस रेट्स एट अ लेटर डेट बिकम्स लेसर। सो एग प्रिजर्वेशन एक तरह का इंश्योरेंस जैसा होता है जो 100% नहीं है, बट हमारे को अपनी तरफ से ये पेशेंट को समझाना है कि जितने आपके एग्स होंगे उतना आपका चांस होगा प्रेगनेंसी का। इट कैन राइज एज हाई एज 80% अगर आपके पास 15 से 20 अंडे तक हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट। सो कभी कभी कुछ पेशेंट्स में, जैसे जो हमारे पास 38 ईयर्स की है, 39 ईयर्स के हैं, उनमें हमें 2-2 साइकिल्स भी करने पड़ जाते हैं ये 15 दिनों के। तो ताकि हमारे पास कुछ एग पूल हो, ताकि उनके लिए भी श्योरिटी और कल हमारे लिए भी श्योरिटी हो जब वो हमारे पास वापस आए कि कुछ एक्सटेंट तक। और ये कितने टाइम तक एग को आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं? कितने ईयर्स तक कोई इसका एक टाइम होता है कि उसके बाद आप नहीं रख सकते? एग प्रिजर्वेशन हम लोग ऑन्कोलॉजी पर्पसेस के लिए भी करते हैं आजकल, यानी कि कैंसर पेशेंट्स में भी किया जाता है। कैंसर पेशेंट्स या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनका बोन मैरो हो रहा है, जैसे थैलेसीमिया मेजर या कुछ ऐसे करके आते हैं, तो उन पेशेंट्स में काफ़ी सालों तक, 8 से 10 सालों तक आराम से रखे जा सकते हैं। कायदे से उनको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक डेटाबेस मेंटेन होता है, सेंटर डायरेक्टली हर साल पेशेंट से बात करता है, उसे रिन्यूअल पेमेंट्स लेता है इंडीड, ताकि वो सही तरीके से रहे। डॉक्टर रूपाली, सर्वाइकल कैंसर को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आती हैं पूनम मांडे के बाद, जिस तरीके से उनकी खबर आई थी, उसके बाद किस तरह से हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। सो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इज अ वैक्सीन विच इज़ आइडियली गिवन एट 9 to 11 ईयर्स ऑफ एज। इंडीड जो ये HPV वैक्सीन है अब मेल्स में भी दिए जा रही है, इसकी डिफरेंट वेलेंट आती हैं, यानी कि वैलेंसी वाली, यानी कि वी हैव अ क्वाड्रिपल वैक्सीन जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HPV वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, या फिर नैनोवेलेंट भी है जो 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HPV वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं। हालांकि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सभी महिलाओं को आइडियली मिलनी चाहिए till before the age of 45 years or 40 years also, but ideal age to get the best level of immunity is around 9 to 11 years. So young बच्चे जिनके भी घर में हैं, they should go for it. And more important than even that is pap smear. A regular pap smear हर 3 से 5 सालों में सब महिलाओं को करवाना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में नेशनल हेल्थ सिस्टम्स होते हैं, तो वहाँ पे सब महिलाओं को लेटर्स पहुँच जाती हैं। हमारे देश में दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड लीडर्स इन सर्वाइकल कैंसर। एंड सिर्फ एक 10 मिनट का विजिट और एक 2 मिनट का पैप स्मेयर टेस्ट जो एक नॉर्मल एग्जामिनेशन में हो जाता है, कैंसर को 3 से 5 साल पहले डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कैंसर का पता चलता है 5 साल पहले, जिस चीज़ में हमारा कंट्री इतना आगे है, हमें सबको उस चीज़ की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओके। और इसी तरीके से एक चीज़ और सुनने में आती है, ओवरी टिश्यू का प्रिजर्वेशन। तो ये ओवरी टिश्यू प्रिजर्वेशन और एग फ्रीजिंग में क्या कोई डिफरेंस है, क्या है वो? सो ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रिजर्वेशन रिलेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू ओवम या फिर एग प्रिजर्वेशन। ओवेरियन टिश्यू प्रिजर्वेशन हम कुछ कैंसर, ये ज़्यादातर सिर्फ कैंसर पेशेंट्स में किया जाता है, और उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सो जो पेशेंट्स, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट्स बहुत आगे तक डेवलप हो चुकी हैं अब, और ये देखा गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी नॉर्मल होती है। एक बार कैंसर हुआ, उसके बाद शादी हुई, पहले शादी हुई, 5 साल बाद तो सब नॉर्मल है, दवाई भी नहीं की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और तब उनको बच्चा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम, अगर हमारे पास टाइम है, तो हम यूजुअली oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि नॉर्मल एग प्रिजर्वेशन करते हैं। अच्छा। पर अगर टाइम नहीं है, नंबर 1, या फिर वो जो महिला है बहुत यंग है, प्री प्यूबर्टल है, यानी कि
13-14 साल की है, 15 साल की है, उस केस में किसी को अगर कैंसर डायग्नोज होता है, जब तक पीरियड्स इस्टेब्लिश नहीं हुए होते हैं तब तक वो जो ओवरी की मैच्योरिटी है हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करने की, वो नहीं आती। ओके। तो उस केस में हम ओवेरियन टिश्यू लेके उसको फ्रीज कर देते हैं। उसका जो एडवांटेज ये रहता है कि चलो 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये 15 जब भी पेशेंट को चाहिए, वो सर्जरी के थ्रू लिया जाता है, लैप्रोस्कोपी के थ्रू, और लैप्रोस्कोपी के थ्रू ही वापस उस जगह पे डाल दिया जाता है। इसमें अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो वापस नॉर्मल प्रेगनेंसी होने का चांस भी रहता है। अच्छा, ठीक है ना। हालांकि वो ये नहीं है कि जैसे अगर हमने 35 साल पे अगर वापस डाला है तो ऐसा नहीं है कि अगले 15 साल तक वो रहेंगे, बट अगले 2 साल में वो अपनी प्रेगनेंसी कंप्लीट कर ले, चाहे नॉर्मली कोशिश करे कुछ समय तक, नहीं तो आईवीएफ के थ्रू कोशिश करे। अच्छा, एक सवाल और आता है इसमें कि मेल बॉडी में अगर स्पर्म को आपको फ्रीज करना है तो इसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हम लोग कर सकते हैं फ्रीज? बिल्कुल कर सकते हैं। इंडीड जो मेल क्रायो प्रिजर्वेशन है, मेल में सीमन क्रायो प्रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसमें आपको कोई सर्जरी कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल मैस्टरबेशन के थ्रू सैंपल जाके देना होता है। सैंपल पहले टेस्ट किया जाता है कि उसमें एडिक्वेट स्पर्म्स हैं या नहीं। जिस तरह से आजकल सिनेरियो चल रहा है, कई बार हमारे पास यंग हेल्दी अडल्ट्स अपनी इच्छा से भी आए हैं और करीबन 30 से 40% मेन में बिना किसी कारण, बिना स्मोकिंग, बिना अल्कोहल के हिस्ट्री के भी स्पर्म्स का बैड स्टेटस देखा गया है। स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन से पहले सीमन टेस्टिंग करी जाती है कि ये इस लायक है या नहीं कि वो फ्रीज किया जा सके या नहीं, क्योंकि अगर स्पर्म्स बिल्कुल ही खराब हैं तो हमारे पास स्पेशल डिवाइसेस आजकल आ गई हैं कि एक स्पर्म है तो उसको भी फ्रीज कर दो, ऐसे करके। बट दिस ऑल्सो हैज टू बी नोटेड। अच्छा, एक सवाल और इसी से, क्योंकि अभी आपने मैस्टरबेशन की बात करी, तो मैस्टरबेशन से फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? और ये मैं सवाल मेल और फीमेल बॉडी दोनों के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डज नॉट इफेक्ट द बेसिक ओवेरियन फंक्शन या फिर स्पर्म्स के फंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई, या महिला या फिर पुरुष पे कोई फर्क नहीं। एक्सेसिव मैस्टरबेशन जो लोग करते हैं उनकी बॉडी पे क्या असर पड़ता है? सो अगर आप फर्टिलिटी पोटेंशियल के बारे में बोलोगे तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड कुछ नहीं है कि ओवरऑल मैस्टरबेशन से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता हो या फिर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता हो। ठीक है ना, कोई साइंटिफिक बेसिस एज सच नहीं है। सो ओवरऑल अगर हेल्थ वैसे खराब हो रही है, क्योंकि इट कुड ऑल्सो बी रिलेटेड विद सम साइकोलॉजिकल कॉजेज, सो देन दैट एस्पेक्ट नीड्स टू बी टेकन बिकॉज पेशेंट इज treated as whole, it's not just one aspect. तो उसमें जो अभी आपने बताया कि जो जिस तरह से विकी डोनर हमने देखी थी मूवी, जिस तरीके से उनके स्पर्म्स जो है हर जगह तहलका मचा रहे थे, वैसा नहीं होता है रियल लाइफ में, क्योंकि वो डिटेरियोरेट करती है। वो उसके कई रीजन हो सकते हैं जो कि आपने पहले भी मेंशन किया है। अच्छा, और अब ART लॉज आ गए हैं जहाँ पे ये एक स्ट्रिक्ट रूल बन गया है कि आधार कार्ड लिंक्ड डोनर्स होते हैं और एक कपल को एक ही डोनर मिल सकता है, यानी कि उसके बाद वो डोनर दोबारा से यूज नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है जो विकी डोनर में दिखाया गया था। वो एक फिक्शन था, इसलिए वो सब काल्पनिक बातें थी। एग्जैक्टली, वो लोगों को, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कहानी बनाई होती है। वो तो मूवीज तो ऐसे ही होती हैं। राइट, तो एक फ्रीज की राइट एज क्या होती है? सो आइडियल राइट एज अगर आप मुझसे पूछें तो आई विल लाइक टू कोट द अमेरिकन सोसाइटी गाइडलाइंस, जिसके हिसाब से आइडियल एज इज़ लेट 20s या फिर अर्ली 30s। सो और आजकल के बच्चों से बात करो तो 30 इयर्स के बच्चे शादी तो क्या, मतलब बच्चे के बारे में तो क्या सोचना, शादी भी नहीं करवाते हैं। बट एटलीस्ट आपके प्रोग्राम के थ्रू उनको ये अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि ये एक राइट एज है अगर वो एग प्रिजर्वेशन के बारे में सोच रहे हैं। कल चाहे वो 5 साल बाद सोचें, चाहे आप कुछ समय बाद सोचो, करियर है या कुछ भी है, अगर बच्चा करना है तो राइट एज पे अगर आप फ्रीज कर लेते हो अपने एग्स तो एक तरह का आपके लिए बेटर हो जाता है। तो वही मैं एग्जैक्टली आपसे अभी जो बात हुई थी थोड़ी देर पहले,
ऑफ कैमरा बात हो रही थी, जो आप बोल रहे थे कि 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, किसी केस स्टडी के बारे में आप ज़िक्र कर रहे थे, अगर उसके बारे में भी बताएँ एक बार फिर? मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए गई थी इस चीज़ के लिए इज़राइल में, अच्छा, 2022 की बात है। ओके, तो उस स्पेशली फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, तो वहाँ पे मेरे सामने ही एक 3 साल की बच्ची थी जिसके लिए पेरेंट्स एग प्रिजर्वेशन के लिए आए थे, जिसको एक कैंसर का डायग्नोसिस ओके, हुआ था। बट ये सब सोसाइटीज़ की बात है। हमारे कंट्री में अभी भी सोसाइटी में इस चीज़ को उस लेवल की इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अगर एक 2-3 साल के बच्चे में कैंसर डायग्नोज होता है तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन तक काउंसलिंग भी नहीं हो पाती है, क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा पेशेंट के पेरेंट्स यूजुअली बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट होते हैं, हालांकि वो तो वहाँ पे भी होते हैं, बट जो हमारे कंट्री में सिनेरियो है, फर्टिलिटी को उस लेवल का इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो ये सबकी अपनी अपनी जगह की बात है, मैं तो यही कहूँगी। बट ठीक है, एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए कि ये अवेलेबल है। एटलीस्ट आपके प्रोग्राम के थ्रू ये जाना चाहिए कि ये भी एक सुविधा अवेलेबल है। तो बाकी तो उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, आपके पास जो केसेस आते होंगे, पेशेंट्स आते होंगे, तो उसमें कई बार ऐसा देखते होंगे आप कि एक फ्रीजिंग एक टर्म तो पता है, लेकिन उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो कुछ ऐसे सवाल उन लोगों की तरफ से आते होंगे जो आपको लगता होगा कि ये क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ आता है? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी यूजुअली सोचती तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे पहले भी बात करी, साइंस वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा तो पता होता है, पर जिस तरह से आजकल का सिनेरियो है, ओवरऑल स्ट्रेस इज़ अ लॉट। जो यंग कपल्स मेरे पास आते हैं, कुछ ऐसे कपल्स आते हैं जो प्रॉपर्ली इंटरकॉर्स नहीं करते हैं, रेगुलर इंटरकॉर्स बिल्कुल ही गायब है, पर उनको बच्चा चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे आते हैं जो सालों तक अपने एक साथ नहीं इंटरकॉर्स करेंगे, बट दे वांट अ चाइल्ड। सो कहने का ये है कि उनका अपना लाइफस्टाइल आजकल के यंगस्टर्स का ऐसा हो गया है, इतना स्ट्रेस है, कुछ तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, कुछ आपस की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, और मतलब इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, बट जो है। ओके, अच्छा, एक फ्रीज जब कराते हैं तो उसमें खर्चा क्या बहुत ज़्यादा आता है, कितना पैसा लग जाता है? सो ओवरऑल एग फ्रीजिंग in North India, at least in Delhi, would cost you approximately say 1.5 to 2 lakhs. Okay. ठीक है ना, including your freezing for 1 year maybe. Okay. उसकी renewal ज़रूर होती है, but renewal of freezing will not be more than say 20 to 40,000 per year. Okay. मतलब comparatively, so it is not very expensive. Overall, I don't personally think कि बहुत ज़्यादा expensive है। अगर वन टाइम प्रोसीजर ही है तो फिर मतलब 1.5 लाख 1.25 लाख में ही ख़त्म हो जाता है, तो विच इज़ फाइन। ओके, अच्छा, एग फ्रीज कराने के बाद जो प्रेगनेंसी का प्रोसीजर होता है, वो क्या नॉर्मली जैसा होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करके वैसे ही करते हैं, या फिर अलग प्रोसीजर ट्यूब में होते हैं? नहीं, जो एग फ्रीजिंग का प्रोसीजर होता है वो एक IVF का प्रोसीजर होता है। अच्छा, सो ओवरऑल जो शुरू का IVF का प्रोसीजर, आधा IVF का प्रोसीजर बिल्कुल सेम एग फ्रीजिंग का प्रोसीजर होता है। ओके, ठीक है ना। सो इसमें सिर्फ स्पर्म्स नहीं होते हैं, इसलिए हम एम्ब्रियोज नहीं बनाते हैं। अच्छा, इंडीड हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी करते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए, एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो एग फ्रीजिंग से कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर हैं। थोड़ा और क्लैरिटी से समझते हैं इसको। हाँ। तो अगर किसी ने एग फ्रीज कराए, अब वो प्रेग्नेंट होना चाहता है, कैसे होगा? सो अब वो प्रेग्नेंट होना चाहता है, उसके पास एक पार्टनर है, हस्बैंड है, जो भी है पार्टनर है, तो अब वो पार्टनर को जिस भी डॉक्टर के पास करवाया है वो लेकर आएगा, और इस पार्टनर के स्पर्म टेस्टिंग करी जाएगी, और जो एग्स जो लिए हैं उनको थॉ किया जाता है, यानी कि उनको रूम, पहले वो लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रोजन थे, अब उनको बाहर रूम में लेकर आया जाता है। इसी में स्पर्म्स को एक नीडल डाल के इक्सी के थ्रू फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइज मतलब कि एक एग से बनता है एम्ब्रियो, जब उसमें स्पर्म मिक्स हो जाता है। सो ये जो एम्ब्रियो बन जाता है, और ये प्रोसेस क्या लैब में होता है? लैब में हो रहा है। हाँ, एक एम्ब्रियोलॉजी लैब में किया जाता है, जो हर एक IVF सेंटर के साथ होता है। और जब ये रेडी हो जाता है, अराउंड 3rd या 5th डे तक ग्रो कर जाता है एम्ब्रियो, तो जितने भी एम्ब्रियोज बनते हैं उनमें से बेस्ट एम्ब्रियो निकालकर 1 या 2 एम्ब्रियो महिला की यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द
डे ऑफ हर पीरियड, सो अराउंड द 15th डे, 17th डे, 20th डे, जब लाइनिंग अंदर की बिल्डअप करके हम अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि एम्ब्रियो अंदर ट्रांसफर किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर बोला जाता है। तो आईवीएफ में और इसमें जो डिफरेंस है, अगर वो शॉर्ट में हम समझना चाहें, क्या हो? सो आईवीएफ में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, 2 मेजर प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है ओपीयू, यानी कि oocyte पिकअप, यानी कि एग पिकअप। सो जो पहले 12 दिनों में प्रोसीजर होता है वो आईवीएफ और एग प्रेजर्वेशन में बिल्कुल सेम होता है। आईवीएफ में ये फ़र्क है कि जिस दिन एग्स निकाले जाते हैं उनको उसी दिन स्पर्म से फर्टिलाइज कर दिया जाता है और फिर उनको ग्रो किया जाता है 3 दिनों के लिए या 5 दिनों के लिए और फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। बट अगर हम oocyte प्रेजर्वेशन की बात करें या एग प्रेजर्वेशन की बात करें तो जो एग्स निकाले जाते हैं उनको उसी दिन प्रोसेस करके फ्रीज कर दिया जाता है। और जब पार्टनर आएगा तब उनको दोबारा थॉ करके फर्टिलाइज किया जाता है। अच्छा, कई बार ऐसे भी केसेस आते होंगे, लोग बोलते होंगे आपको कि हमें एग फ्रीज करना है, हम प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो आपने अभी बात करी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का सही तरीका, क्या ऐसे भी केसेस कोई आए आपके पास कि सही तरीका आता ही नहीं? बहुत सारे मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लोग आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनमें हस्बैंड्स के दिमाग में, वाइफ के दिमाग में कुछ इनहिबिशंस होती हैं। यहाँ तक कि मेरे पास ऐसे ऐसे कपल्स आए हैं जिनकी लव मैरिज हुई है, बट वो कभी इंटरकोर्स नहीं करते क्योंकि उन्होंने आपस में ये अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है। सो एज अ डॉक्टर आई हैव टू रिस्पेक्ट देयर विशेस, ठीक है ना। अब जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो है, तो बट मुझे बहुत हैरानी होती है इस ऐसी कहानियाँ सुन के कि लोग आपस में इंटरकॉर्स बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी के लिए भी बोलते हैं, अगर हम सिंपल इनफर्टिलिटी की चलो बात की जाए, ये एक इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन होती है कि एक कपल को 1 साल लगता है रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के बाद कि प्रेगनेंसी हो पाए। बट आजकल के सिनेरियो में ये देखा गया है कि वाइफ के पास टाइम नहीं है, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, तो वो 1 साल यानी कि 12 महीने यानी कि 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कुल मिला के अगर आप स्टार्ट करो इवैल्यूएट करना तो वो 12 के 24 हो जाते हैं, तब भी वो 12 जितना काउंट नहीं आ पाता है, ठीक है ना। सो ये इसके बारे में, फर्टाइल पीरियड के बारे में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है कपल्स को कि हाँ जी, अगर ये पीरियड है उस समय बच्चा रुकने का चांस ज़रूरी है। आप प्लानिंग करके एक साथ रहो तो आगे बढ़ेगी बात। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई 2 महीने हो गए प्रेगनेंसी नहीं हो गई, डॉक्टर के पास जाओ। ऐसा भी बहुत होता है, पहले शादी हुई 3-4 साल तक तो बच्चा नहीं चाहिए। ये आजकल की जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बस अगर बच्चा हो गया तो बस अबॉर्शन विच इज़ रॉन्ग। मेरे हिसाब से मैं फर्स्ट अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती हूँ। उसके बाद जब बच्चा ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो 2 महीने में नहीं हुआ, 3 महीने में नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास। बट वही मैं उनको समझाती हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने आप को टाइम दो, सही सही इन्वायरमेंट बना के रखो, अपने आप होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से भाई फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोगों को फर्टाइल पीरियड के बारे में भी नहीं पता होता है, आपसे जानना चाहेंगे। सो फर्टाइल पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिस समय महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो अगर मान लो रेगुलर हो, अगर उस महिला का रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज का होता है, उसमें अगर 14th डे के आसपास अंडा बनता है तो इससे 2 दिन पहले, इससे 2 दिन बाद में जो पीरियड होता है, अगर आपस में हस्बैंड वाइफ इंटरकोर्स करें तो वो फर्टिलिटी के चांसेस बेस्ट रहते हैं। तो इसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। बट इसमें थोड़े से लूप होल्स भी होते हैं, जैसे हर एक चीज़ में होते हैं कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल इज़ मोर कॉन्स्टेंट टू बी 14 डेज। जिन महिलाओं का 28 डेज नहीं है, 30 डेज है, 32 डेज है, तो उन सिनेरियो में एग्जैक्टली कह पाना कि वो फर्टाइल पीरियड 14th डे पे है या 12th डे से शुरू होके 16th डे पे एंड हो रहा है, वो नहीं होता है। अच्छा। तो हम इसकी कैलकुलेशन करके पेशेंट को समझाते हैं। दूसरा तरीका, आजकल तो आईश्योर किट्स, ऐसे वाली किट्स आ गई हैं, ओव्यूलेशन किट्स के नाम से मिल जाती हैं, बहुत सारी फार्मेसीज़ में मिल जाती हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, आपके फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इंडीड ये एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी फॉर्म करता है। अच्छा। अगर कपल को पता चल रहा है कि ये ओव्यूलेशन डेज हैं
और अगर आप आपस में उस समय इंटरकोर्स ना करो तो वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बन जाता है. बट इट इज़ अ पुअर मेथड. इट इज़ अ पुअर मेथड. इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट. ओके। अच्छा, अब बहुत सारे मिथ्स होते हैं, उनको हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वो सही हैं या फिर सिर्फ मिथ ही हैं। तो एक सवाल ये आता है कि पपीता खाने से क्या प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं? इट्स अ कंप्लीट मिथ. पपीता खाने से, जो स्पेशली जो हमारा फ्रूट खाने से, जो एक पूरा राइप पपीता खाने से प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बल्कि वो प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है, हेल्प करता है प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन में, जो नॉर्मल प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से हो जाती है. ओके, अगर आप शुरू में कंसीव कर रहे हैं तो शुरू में डॉक्टर्स कई बार आपको बोलते हैं कि अवॉइड करें पपीता। So ऐसा raw fruits which have a few more tannins, raw papaya may be avoided, but raw papaya कौन खाता है? हाँ, सब्जी में खाते हैं, सब्जी में खा सकते हो, अचार में? अचार में खा सकते हो. अचार खाने से प्रेगनेंसी से कोई ऐसा नहीं है कि ओके, प्रेगनेंसी नहीं होती है. हाँ। ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ें खा सकते हो, तो ऐसा नहीं वही है. अगला सवाल वही था मेरा कि लोग कहते हैं कि खट्टा खाने से सॉरी उसमें थोड़ा-सा एक्सटेंशन है उसका, कि खट्टा खाने से पीरियड्स जल्दी आते हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो खट्टा खा लो। सो अगर आप एलोपैथी की बात करोगे तो देर इज़ नो साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस, बट नेचुरोपैथी सेज सम थिंग्स लाइक दैट. एंड कुछ साइंटिफिक बेसिस टुवर्ड्स नेचुरोपैथी को भी हम क्रेडिट देते हैं कि हाँ, कुछ पीरियड डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं विद योर डाइट, विद ऑल्सो, आई मीन एलोपैथी में मोर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले, कि psychological factors, too much of physical activity, those factors also play a role in delaying your periods or preponing the periods like Okay. that also. अच्छा, हालांकि वो डेफिनेटिव नहीं होता, बट हाँ, एक आध साइकिल अगर ऊपर नीचे हो रहा है किसी महिला का पूरे 12 साइकिल्स में से, तो उसको बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है. दिस कुड जस्ट बी बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस एक्सेट्रा. मेल बॉडी के लिए ये सवाल पूछते हैं कि अगर वो खट्टा खाते हैं तो क्या उनके फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? No scientific basis for this, nothing ओके। so far. जंक फूड खाने से? So junk food has preservatives, has MSG, and so those kind of foods you have to be careful about. And एमएसजी के बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर आपसे समझें कि एमएसजी कैसी है आपकी बॉडी पर? so the ovarian function and the sperm function is known to be affected by the presence of MSG, ओके, and that has to be avoided. Although it is very low, but problem ये है कि आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी एज पे ये सब शुरू कर देती है. So it just accumulates, and all the chemicals also around us, even the use of pesticides, too much of sprays, the air sprays जो use करते हैं, aerosols etc., they are also not so good. सिगरेट और शराब पीने से मेल और फीमेल बॉडी के उसके जो फर्टिलिटी पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? 100% पड़ता है. इट इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि स्पर्म्स, अगर हम मेल की बात करें, स्पर्म्स का काउंट, उसकी मोटिलिटी, उसका यानी कि मूवमेंट की कैपेसिटी जो होती है, वो काफ़ी ख़राब हो जाती है स्मोकिंग से एज वेल एज अल्कोहल से. ओके, एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ एग्स जो फीमेल्स में होते हैं, द क्वालिटी ऑफ एग्स गोज डाउन मार्केडली इन दीज द वुमेन हु टेक अल्कोहल एज वेल एज आर स्मोकिंग रेगुलरली. एग फ्रीज करने से 100% प्रेगनेंसी पक्की हो जाती है? No, nothing is 100%. The maximum which we can say is say around 70 to 80%, but 100% तो सिर्फ भगवान है. ये तो सच है कि भगवान है. और एक सवाल ये आता है हाइमन को लेकर कि हाइमन क्या होता है? कई बार लोग बोलते हैं कि हाइमन ब्रेक हो जाएगा, इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो हाइमन क्या होता है, क्यों होता है ये बॉडी में, और क्या इसके ब्रेक होने से प्रॉब्लम होती है? So very nice question actually, especially हमारी younger generation के लिए समझने के लिए. हाइमन एक मेम्ब्रेन सा होता है, थिन मेम्ब्रेन सा स्ट्रक्चर होता है, बट everybody has to understand that it is not a closed membrane. नॉर्मल जो पीरियड्स होते हैं जिसमें कभी कभी क्लॉट्स भी आ जाते हैं, महिलाओं को मोटे मोटे क्लॉट्स भी आते हैं, सब कुछ उसी से पास करता है. सो ऐसा नहीं है कि हाइमन एक तरह का एक पूरा मेम्ब्रेन बना हुआ है या फिर एक छानी की तरह सीव्ड पोरस सा है, नहीं. इट्स अ मेम्ब्रेन विच इज़ अ हाफ मेम्ब्रेन
which is there. It's not never a full closed membrane. अगर वो full होता है तो वो एक बीमारी होती है और हॉस्पिटल में जाके सर्जिकली उसको ठीक करवाना पड़ता है, ठीक है ना. सो ये हाइमन कुछ उस तरीके का होगा जैसे टंग टाई होता है, आई गेस उस टाइप का ही लेयर होती है. नहीं, उस जो टंग टाई जो आप बोल रहे हो, टंग के पीछे वाली जो लेयर होती है उसी की तरह की थिन लेयर होती है, बट वो बिल्कुल ब्रोकन ही होती है ऑलरेडी. सो यू कांट कंप्लीटली कमेंट कि ये ब्रेक हो गया है या नहीं ब्रेक हो गया है, ठीक है ना. एंड सो नॉर्मल पीरियड्स में भी वो क्योंकि ब्लड आता ही है तो वो ऑलरेडी ब्रोकन है, ठीक है ना. बट हाँ, द साइज ऑफ अ पर्चर माइट स्लाइटली वेरी, you know, in a person who's regularly sexually active versus who's not at all active. There obviously it will not admit too much. Suppose we are trying to put in a finger and we are trying to examine, तो हमारी सिर्फ एक मुश्किल से फिंगर जाएगी, which will again be slightly painful in a person. तो हाइमन का concept is somehow it's more of a myth rather than a correct concept. अच्छा, एक सवाल और है जो अभी मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहा था कि वेजाइनल टाइटनिंग भी लोग करवाते हैं, तो उससे आपकी फर्टिलिटी पर असर पड़ रहा है? नहीं, नॉट एट ऑल. सो वजाइनल टाइटनिंग ज़्यादातर उन महिलाओं में होती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज बहुत सारी हो चुकी होती हैं, ठीक है ना. सो उनको लगता है कि लैक्सिटी हो गई है एंड दे गो फॉर अ स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर विच इज़ कॉल्ड एज वजाइनल टाइटनिंग. तो फर्टिलिटी उन लोगों में होती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज यूजुअली नहीं हुई होती हैं. अच्छा. क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए तो वो आते हैं. सो ओवरऑल फर्टिलिटी में नहीं कोई भी असर पड़ता है ऐसा. इट्स अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, इट्स मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द वुमन, यू नो. अच्छा, जो एक सवाल ये आता है कि जो आपकी पीरियड साइकिल होती है उसमें कई बार बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आने लगते हैं, तो वो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? बहुत जल्दी पीरियड्स आना ज़्यादातर 35 इयर्स 40 इयर्स के बाद देखा गया है. एंड इट्स अ नॉर्म कि अगर वो 40 इयर्स के बाद देखा गया है, होता है, जाता है, तो हमें उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, क्योंकि ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं. और फॉर्चुनेटली अब बहुत अच्छे टेस्ट्स आ गए हैं जिससे कैंसर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्ली. तो अगर महिला को ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो सकता है कि कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही है, यानी थायराइड की डिस्टर्बेंस से भी हो जाता है, या फिर जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो अप डाउन होने लग जाते हैं, मोर कॉमनली आफ्टर से अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज. और जब ऐसा होता है तो इट इज़ एडवाइजेबल टू गो टू अ डॉक्टर. अगर एक बार हो रहा है तो ठीक है, बट अगर 1 या 2 बार से ज़्यादा होता है तो हमेशा बेहतर रहता है कि डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें और आगे इसके लिए टाइमली इलाज करवाएं, रादर देन वेटिंग कि बड़ा कुछ ऑपरेशन हो या बड़ा कुछ निकले आगे. कंसीव करने के लिए बेस्ट सेक्स पोजीशन भी कोई होती है? The normal position is the best position. Otherwise, there is no specific position. ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि टांगे हवा में रखनी होती हैं, जैसे हम मूवीज़ में गुड न्यूज़ ये वो दिखाते हैं. ऐसा कोई बेसिक कोई वो नहीं है, बिकॉज स्पर्म्स जो होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, उनमें मोटिलिटी टेस्ट करी जाती है. सो अगर वो मोटाइल हैं, अगर वो नॉर्मली मोटाइल है, अगर उनमें नॉर्मल मोटिलिटी करेक्ट है, तो वो अपने आप एग तक चले जाएंगे. ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है. ये एक मिथ है कि ऐसे रहोगे तो तभी प्रेगनेंसी होगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. स्पर्म्स आर मोटाइल एंड मोटिलिटी इज टेस्टेड. सो इफ दे आर मोटाइल दे विल देमसेल्व्स गो, अपने आप चले जाएंगे स्पर्म्स की तरफ. क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स कर सकते हैं? Ideally should not be done because it can lead to higher chances of infection. एंड कभी कभी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जाती है और महिला के लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग हो सकती है. सो आई वुड डेफिनेटली टेल देम टू अवॉइड. ओके. मेल फर्टिलिटी की बात करें तो टाइट अंडरवियर पहनने से उस पर असर पड़ता है? एक बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड रीज़न फॉर मेल इनफर्टिलिटी इज टाइट अंडरवेयर्स. ऑल्दो बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं होती है. एंड द मेन रीज़न इज़ दैट द स्क्रोटल टेम्परेचर इज़ यूजुअली 2 degrees lesser from the body so that spermatogenesis यानी sperm formation ठीक ठाक हो सके. So अगर sperm formation ठीक नहीं होगा तो फिर obviously infertility का चांस बढ़ जाएगा. अब वो प्रैक्टिकली कितना होता है इसका प्रॉपर हिस्ट्री भी लिया नहीं जाता है ज़्यादातर हमारे सिनेरियो में. सो आई कैन कम्प्लीटली कमेंट, बट येस थियोरेटिकली तो डेफिनेटली अ रीज़न है.
आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत अलग तरीके के आ गए हैं मार्केट में, तो कई बार देखा गया है मेडिसिन आप यूज़ कर लेते हैं। आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, मतलब आपके साथ पार्टनर हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन हम जिस तरीके से अपने कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे शादी होना ज़रूरी है, तभी आप आगे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दवाएँ ले लेते हैं, तो ये कहाँ तक सो लेना सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आजकल एक दवा अवेलेबल है जिसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हुँ। पिल, जो एक्चुअली में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है। इट्स अ आफ्टर इंटरकोर्स पिल, यू नो। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली अ कॉन्ट्रासेप्शन, इट्स लाइक एन अबॉर्टिफिकेशन। अगर मान लो प्रेगनेंसी उस समय होने का चांस है, हुँ, तो वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, बट उसमें बहुत हाई डोज हार्मोन का होता है। हुँ, और प्रॉब्लम जो मैं आजकल की यंगर जनरेशन में देखती हूँ कि वो उसका मिसयूज़ करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार महीने में यूज़ करेंगे, वो गलत है। इसकी जगह एक प्रॉपर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना चाहिए, जो आजकल मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। बट हाँ, एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या सलाह के बाद। हुँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आजकल बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं, और जो इनमें ट्रेडिशनल साइड इफ़ेक्ट्स जो हमारी माँ के या फिर जो हमने टीवी में पहले ज़माने में देखते थे कि ये प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापा हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब अब काफ़ी कम हो गई हैं। काफ़ी सेफ़ है एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका होता है ओके। प्रेगनेंसी रोकने का। सो अगर यंगस्टर्स को मैं एडवाइस करती हूँ कि चांस है कि अगर आप महीने में 1 बार भी इंटरकोर्स या 2 बार भी कर रहे हो, तो आप एक रेगुलर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लो, रादर दैन टेकिंग द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। वो सिर्फ कभी साल में 1 बार, जैसे 3 महीने में 1 बार कभी ऐसे ले लिया, वो ठीक है, बट इट इज़ नॉट सेफ अदरवाइज। इमरजेंसी पिल एक्चुअली मुझे आप प्लीज़ थोड़ा-सा डिटेल में समझा दें, क्योंकि ओरल तो आपने एक जैसे नॉर्मली सो दवाई एक खाते हो आप। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मार्केट में अवेलेबल हुँ, है, विच कंटेन्स अ मच हायर डोज ऑफ हॉर्मोन्स, अच्छा, सो विच इज़ टू बी टेकन विद इन 72 टू 120 वो आवर्स आपको ऑफ लेना द ओरली इंटरकोर्स। है। ओरली ही लिया जाता हुँ, है, एंड अदरवाइज इट इज़ सेफ। हुँ, बट द प्रॉब्लम इज़ मिसयूज़, क्योंकि ओके, हमारे कंट्री में रेगुलेशंस नहीं हैं। हुँ, ओवर द काउंटर सब कुछ मिल जाता है। हुँ, सो लोग ओवर द काउंटर ले के बार-बार आते हैं, फिर हुँ, उसके बाद उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, फिर पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं, हुँ, तो वो सही नहीं है। तो ठीक है, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, डॉक्टर रूपाली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लाइफ में कुछ यहाँ पर एडिशन हुआ है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई सवाल हो तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।